सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आपने हम पुरानी जो 2 वीडियोज़ हैं, नर्सरी क्लास और केजी क्लास की वीडियोज़ ये देख लिए होंगे। इनमें से नर्सरी क्लास की वीडियो में हमने बात करी थी पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि किसी भी स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में बताती है। आज हम समझेंगे मोर डिटेल में पीई वैल्यूएशन को और देखेंगे कि यार हाई मतलब कितना हाई, लो मतलब कितना लो और हाई पीई के स्टॉक्स भी लेने लायक होते हैं, नहीं होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। और एक कंपनी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पी रेशियो जो हमने समझा था वो यूजुअली कैलकुलेट किया जाता है स्टॉक के प्राइस से, जिसको डिवाइड किया जाता है अर्निंग पर शेयर से, तो एक पी रेशियो निकल के आता है। अगर एक किसी भी स्टॉक का पी हाई है, उसका यह मतलब होता है कि स्टॉक का प्राइस रिलेटिवली हाई पे ट्रेड कर रहा है। और अगर किसी भी पी का रेशियो लो है, उसका यह मतलब होता है कि प्राइस जो है अभी वो रिलेटिवली लो है। जैसे कि समझते हैं कि अगर किसी भी स्टॉक का पी 100 पे ट्रेड कर रहा है, उसका मतलब यह है कि जो भी इन्वेस्टर है, जो भी निवेशक है, वो 1 रुपए के लिए 100 रुपए का भुगतान करने को तैयार है। यानी कि 1 रुपए की अर्निंग अगर आती है, उसके लिए इन्वेस्टर उसको 100 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, 100 रुपीज का पेमेंट करने के लिए तैयार है। समझ रहे हो आप? तो वो होता है पी। इसीलिए हम बेसिकली ये समझते हैं कि पीई अगर 100 है किसी भी स्टॉक का, वो रिलेटिवली काफी ऑलरेडी हाई पीई पे ट्रेड कर रहा है। और अगर उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली फिर उसका पीई बहुत हाई माना जाता है। इसीलिए किसी भी कंपनी के पीई को समझने के लिए हम उसके इंडस्ट्री के पीई को समझते हैं। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्फोसिस, जो कि एक आईटी की कंपनी है, उसका स्टॉक का पी अभी 23 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये 23 महंगा है या ये 23 सस्ता है, ये हम कंपेयर कर सकते हैं उसके इंडस्ट्री पी से। अगर इंडस्ट्री का पी ऑलरेडी 30 पे है, 29-30 पे है, मतलब इन्फोसिस अपने इंडस्ट्री के पी से भी लो ट्रेड कर रहा है, यानी कि सस्ता ट्रेड कर रहा है। अगर यही वो 35 के पी पे ट्रेड कर रहा होता इंडस्ट्री के कंपेयर में, तो हम इंडस्ट्री से महंगा समझते उसको। ये एक कंपैरिजन हो गया। आज लेकिन हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है policybazaar.com। इस कंपनी को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हाई पी अभी चल रहा है और हम ये समझेंगे कि ये पी सही में इतना ज्यादा हाई होना चाहिए या नहीं। लेकिन उसके पहले कंपनी को समझ लेते हैं। policybazaar.com, जो कि स्टॉक मार्केट में पीबी फिनटेक के नाम से लिस्टेड है, ये एक वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे ये एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर की तरह काम करता है। यानी कि मार्केट में जितने भी इंश्योरेंस बिकते हैं वो अपनी प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाता है और फिर अपने सपोर्टिंग टीम, सेल्स टीम और सर्विस टीम के थ्रू उन सर्विसेज को, उन इंश्योरेंस को बेचता है। इस प्लेटफॉर्म में जितने भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं वो सारे आकर के अपने इंश्योरेंस प्रोग्राम्स यहाँ बेचते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के इंश्योरेंस मिलेंगे। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार, टू व्हीलर, ट्रैवल इंश्योरेंस, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस एंड इवन होम इंश्योरेंस। अब आप समझो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, इंश्योरेंस इंडस्ट्री दो तरफ से पुश होती है। पहली तो रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से, जहां पे कई रेगुलेटरी बॉडीज ने ये बोला है कि कुछ इंश्योरेंस तो मैंडेटरी होना चाहिए। जैसे कि कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस। आप कार खरीदो, बाइक खरीदो, आपको इंश्योरेंस खरीदना मैंडेटरी है। और जब ये इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है, आपको दोबारा रिन्यू करना भी मैंडेटरी है, वरना रोड पे निकलोगे चालान कटेंगे। उसी तरह ट्रैवल इंश्योरेंस, कई फॉरेन कंट्रीज जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो वो मैंडेटरी बोलती है कि आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। तो कई बार ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैंडेटरी हो जाता है। वहीं अगर आप देखोगे कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये दूसरी तरीके का है जहां पे मैंडेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही है। ये वॉलेंटियरली इन नेचर है। एक रिटेल बंदा, एक कॉमन मैन अपनी मर्जी से ये इंश्योरेंस खरीदता है। लेकिन कोविड के टाइम पे हमने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदने में काफी ज्यादा डिमांड आई हुई है। टर्म इंश्योरेंस के भी काफी अवेयरनेस है, लोग अपना टर्म इंश्योरेंस काफी वॉलेंटियरली लेते हैं। होम इंश्योरेंस हमने देखा है कि यूजली जब लोग बड़े होम्स खरीदते हैं, बड़े होम लोन्स लेते हैं, तो उसके साथ साथ एक होम इंश्योरेंस खरीदते हैं। ये सारा कुछ एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री है और पॉलिसी बाजार एक तरह का डिजिटल एग्रीगेटर है जो ये सारे इंश्योरेंस एक जगह पे लाके बेचता है। आप इसको ऐसे समझो, जोमेटो जो कि एक क्विक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है, यानी कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे खाना बेचता है, वो खुद खाना नहीं बनाता, वो रेस्टोरेंट से खाना लेकर के कस्टमर को बेचता है। उसी तरह पॉलिसी बाजार भी एक एग्रीगेटर है जो कि इंश्योरेंस को अपनी प्लेटफॉर्म पे लाता है और कॉमन मैन और रिटेलर उस प्लेटफॉर्म पे जाके इंश्योरेंस को खरीदता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे कार इंश्योरेंस अगर हम देखें, तो कार इंश्योरेंस हम देखेंगे कि यहाँ पे हर तरह की कंपनीज अपने इंश्योरेंस बेच रही है। इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आपने जैसे कोई भी कंपनी लगा, कोई भी कार लगा दिया आपने, आप देखोगे कोटक, एसबीआई, फ्यूचर, रिलायंस, हर तरह के इंश्योरेंस आपको यहाँ पे डिटेल मिलेंगे। यूनाइटेड, नेशनल इंश्योरेंस, जूनो, छोटे बड़े हर इंश्योरेंस कंपनीज आपको यहाँ पे लिस्टेड मिलेगी। और आईसीआईसीआई और एक रिटेलर अपना इंश्योरेंस यहाँ से आके खरीद सकता है। तो ये कंपनी है, ये एक इस तरह का सर्विस अपने प्लेटफॉर्म पे देती है। अब हम समझते हैं कि जो मैंने टॉपिक पे बात की थी कि हाई पीई,
आज की तारीख पे पॉलिसी बाजार फिनटेक लिमिटेड 900 की पीई पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे आप ये मान के चलते हो कि यार 100 का पीई हो गया मतलब बहुत ज्यादा महंगा हो गया। यार इसको तो मार्केट ने 900 का पीई दे रखा है, तो क्या ये जस्टिफाई होता है? मतलब एक 1300 रुपए का स्टॉक जिसका पी जो कि एक मिड साइज का स्टॉक है, 6000 का इसका मार्केट कैप है, उसको 900 का पीई देना ये कैसे जस्टिफाई होता है? तो आप ये समझो, इसको इतना पीई दे कौन रहा है? इसको इतना पीई इन्वेस्टर देता है, करेक्ट? इन्वेस्टर कौन है इस कंपनी में? FII 50%, DII 16% और पब्लिक 33%। जब FII और DII 65% इस कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं, यही वो लोग हैं जो इस कंपनी को 900 का पी दे के रखे हैं। पब्लिक तो बस फॉलो कर रही है, 1200-1300 पे खरीद रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यूएशन FII और DII ने इसको 1300 का स्टॉक प्राइस, 900 का पी दे रखा है। तो भाई इतना ज्यादा हाई पी क्यों दिया है? क्या है इस स्टॉक में जो इतना हाई पी डिजर्व करता है? क्या ये सच में डिजर्व करता है? आइए ऐसे समझते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि पीई डिपेंड करता है ईपीएस पे। अभी अभी रिसेंटली पॉलिसी बाजार का रिजल्ट आया है, क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट, जिसपे कि इसका जो ईपीएस है लैंड करता है 1.4 पे, 1.5 पे, जो कि पिछले कई सालों से, क्योंकि ये कंपनी एक न्यू एज कंपनी है, नेगेटिव प्रॉफिट रहे हैं इसके, ये लॉसेज में थी, अभी ये कंपनी प्रॉफिट में आई है और इसका ईपीएस पॉजिटिव में आया है 1.4। अब हमें समझना होगा कि इसके प्रोजेक्शंस कैसे हैं, ईपीएस फ्यूचर में कैसे करने वाला है। इसके लिए हम ट्रेंड लाइन पे आएंगे। ट्रेंड लाइन में जब हम जाकर के इसका ईपीएस फोरकास्ट देखते हैं सर, तो आप नोटिस करोगे कि इसका ईपीएस जो अभी 1.5 है, उसका प्रोजेक्शन है कि इसका एवरेज ये 9.5 तक जाएगा। कब तक? इन FY25, यानी कि अभी से 12 महीने के अंदर इसका ईपीएस 1.5 से बढ़ के 9.5 तक जा सकता है एवरेज। लेकिन अगर हाईली एस्टिमेट करें तो ये 14.5 तक जा सकता है। ईपीएस में नॉर्मली इसका लोएस्ट एस्टिमेट है ये 6.1 जा सकता है, यानी कि लोएस्टली ये 500% ग्रो कर सकता है, 500% इन 12 मंथ्स। और हाई एस्टिमेट में 14.5 यानी कि 1000% इसका ईपीएस ग्रो करने की पोटेंशियल है। पॉलिसी बाजार जो अभी 1.5 पे खड़ा है, तो मार्केट ने इसको ऑलरेडी इतना पी दे के रखा है 900 कि कल को जब ये 14 का ईपीएस शो करेगा तो ये पी ऑटोमेटिकली कट के ऑलमोस्ट 100-200 पे आ जाएगी। क्लियर? अभी इसको मैं मेरे मैथमेटिक्स से आपको समझाता हूं। मैं ये मेथड यूज करने वाला हूं आगे जाकर के हर स्टॉक के प्राइस फोरकास्ट में, प्राइस टारगेट सेटिंग में, ठीक है ना? तो आप यहां पे देखिए, आज है मई 2024, स्टॉक का प्राइस 1336 चल रहा है, पीई मार्केट ने इसको 936 दे के रखा है एट द ईपीएस ऑफ 1.4। यहां तक आप मेरे साथ हो? अब इसका क्वार्टरली प्रोजेक्शन है कि अगले क्वार्टर में बाय एंड ऑफ जून, जबकि जुलाई में जब इसके रिजल्ट आएंगे तब इसका ईपीएस 2.7 हो जाएगा। 2.7 जब ईपीएस इसका डबल हो जाएगा और अगर प्राइस वहीं खड़ा रहता है 1300 पे, तो पीई अपने आप इसका आधा हो जाएगा, 450। लेकिन मेरा मानना है कि पीई इतना कम नहीं होगा, क्योंकि पीई को भी श्रिंक होने में धीरे धीरे श्रिंक होता है। तो एस्पिरेशनल पीई अगर ये श्रिंक भी होता है तो 600 पे जाएगा, यानी कि इन 3 मंथ्स इसका प्राइस का जो टारगेट है वो 1620 बनता है, यहां से 20% का ग्रोथ मोटा मोटा। अगर को बाई एनी सरप्राइज ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट ने कुछ बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ या बहुत ज्यादा पी श्रिंक होकर के मार्केट का प्राइस पी इसका 300 पे भी गिरता है, तो हो सकता है कि इसको एक डाउनफॉल मिले, राइट? ये एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा। मेरा मानना है कि इतने जल्दी पी इसका श्रिंक नहीं होगा, क्योंकि इसका 2.7 इसका ईपीएस आ सकता है, यानी कि इसका करंट पी जो है वो 900 का 400 जाएगा, मोटा मोटा 1600-1500 इसका प्राइस का टारगेट बनता है। बट ये मेरा टारगेट नहीं है, ठीक है? मेरा टारगेट है एंड ऑफ दिस ईयर विच इज फाइनेंशियल ईयर 25। जब इसका रिजल्ट मई 2025 में आएगा, तब जो कि हमने प्रोजेक्शन किया हुआ है कि 14.5 का इसका ईपीएस प्रोजेक्शन है, जो कि 1000% बढ़ सकता है, उस समय भाई ईपीएस तो बढ़ा, लेकिन पीई हो सकता है उस समय तक श्रिंक हो, और मैं मानता हूं ये मिनिमम 400 तक जाएगा, और बहुत ही लो गया अगर तो 200 तक जाएगा। अगर 200 तक के इसका पीई जाता है तो स्टॉक का प्राइस 2900 होता है अगले एक साल में, और अगर इसका पीई 400 पे जाके श्रिंक होता है तो इसका स्टॉक प्राइस 5800 तक जा सकता है। तो आप समझो यहाँ पे स्टॉक का जो प्रोग्रेस है 1300 से ऑलमोस्ट 3x होने का पोटेंशियल रखता है, और अगर श्रिंक ज्यादा हुआ तो एटलीस्ट 3000 तक तो इसका प्राइस आता है, राइट? सो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो तो होगी ही, ये तो प्रोजेक्शन है ही, लेकिन जो पीई अगर आप देख करके कंफ्यूज होते हो कि यार 900 का पीई का स्टॉक मैं नहीं खरीदूंगा,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, बट ये महंगा नहीं है, इसको महंगा FII और DII ने ही इसको ये वैल्यूएशन दी है। तो ये इसकी वैल्यूएशन, हाँ मैं मानता हूँ महंगी है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी वैल्यूएशन 100 की मानी जाती, फेयर वैल्यू अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू मानता, तो फेयर वैल्यू अगर 100 पे भी अगर ये स्टॉक होता तो इसका प्राइस 140 होना चाहिए। तो क्या ये कभी अपने 140 के प्राइस पे आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी वॉर आ जाए, कोरोना आ जाए, ये इतने पीई पे नहीं आने वाला, क्योंकि ईपीएस में इसकी ग्रोथ छुपी हुई है जो कि बहुत हिडन है। तो पी के धोखे में नहीं आना है। अगर आप इस स्टॉक को समझते हो, इस बिजनेस को समझते हो, तो पी में मत जाओ, आप प्राइस पे जाओ और ईपीएस को समझो कि 1.4 से 14.5 पे इसका ग्रोथ रखा हुआ है। जब यहां से अपना ईपीएस 10 गुना बढ़ेगा और मार्केट इसको 900 का पी आज की तारीख पे दे रहा है, तो अगर ये 400 का पी भी अगर एस्पिरेशनल देता है तो मेरा लैंड आराम से 5800 पे करता है। बट टू माई सरप्राइज, अगर मार्केट इसको स्टिल 900 दे पीई, अगर मार्केट इसको स्टिल 900 का पीई देगा, तो मेरा स्टॉक का टारगेट 13,000 तक के भी जा सकता है। अब आप पूछोगे कि यार इतना ईपीएस ग्रोथ होने के बाद भी 900 क्यों देगा मार्केट? क्योंकि इसके जो आगे के जो ईपीएस प्रोजेक्शन है इन FY27 आफ्टर 3 इयर्स, इन FY29 आफ्टर 5 इयर्स, क्योंकि इसके प्रोजेक्शन ग्रोथ ईपीएस के जो है वो अगर 55% से भी ग्रो करता है, जो कि एक कोई भी मिड साइज आईटी कंपनी ग्रो करती है, एफएल इंडिया को देख लो, केपीआईटी टेक को देख लो, इनके ईपीएस ग्रोथ 50% से जाते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड को देख लो, इनके ईपीएस 55% से ग्रो करते हैं। अगर 55% से ईपीएस ग्रोथ होती है तो ईपीएस 5th ईयर में ऑलमोस्ट 100 के ऊपर जाएगा। 100 के ऊपर जाने पर डेफिनेटली ये जो 900 का पीई आज सेटल होता है वो डाउन होकर के 50 के पीई पे सेट होकर के प्राइस को 66,000 पे लेके जाता है। सो 900 का पीई जस्टिफाई होता है, और अगर इन 12 मंथ्स 400 के पीई पे स्टॉक प्राइस लैंड होता है तो डेफिनेटली एक 58,000 का टारगेट प्राइस यहाँ सेट होता है। सो ये पॉलिसी बाजार का फोरकास्ट है। बट फोरकास्ट से ज्यादा जरूरी मैं ये समझाने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूं कि हाई पीई का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक महंगा है। हाई पीई का मतलब ये होता है कि भाई आप अर्निंग्स दिखाओगे तो ये प्राइस जस्टिफाई होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक और कंपनी को स्टडी करवाऊंगा, नाइका, राइट। ये नाइका सरप्राइजिंगली जब लिस्ट हुई थी तो 1600 के पीई पे लिस्ट हुई थी, 1600, जो कि अभी पॉलिसी बाजार का 2 गुना, 1600 पे पीई लिस्ट हुई थी, और आज ये स्टॉक का प्राइस 1800 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या इसने जस्टिफाई किया अपना पीई बाय ईपीएस ग्रोथ? एक साल हो गया इस कंपनी को 1600 पे ट्रेड करते हुए। आप अगर इसका ईपीएस देखोगे तो एक साल में ये 0.1 से 0.07 इसका ईपीएस जो है वो कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो ऐसे केस में इसका पी जस्टिफाई नहीं होता। उसी तरह जब हम पॉलिसी बाजार की बात करेंगे ना, तो पॉलिसी बाजार में हम आज तो हम इन्वेस्ट करते हैं जब इसका पी 1.5 चल रहा है। हमें ट्रैक करना होगा, जो मैं टारगेट सेटिंग कर रहा हूं कि इसका ईपीएस ग्रो करेगा 1.4 से 14.5, तो हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि इसका ईपीएस हर क्वार्टर में ग्रो करे। जब ग्रोथ नहीं आती हुई दिखेगी, हमें हमारी पोजीशन कट करनी पड़ेगी। ये इसका फंडा है, ठीक है। स्टॉक ये एक बेट है कि ये ईपीएस ग्रो करेगा, इस बेसिस पे हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ये समझो, रिव्यू करवाओ। बट अगर ईपीएस ग्रोथ होती है तो डेफिनेटली इस स्टॉक के प्राइस में भी ग्रोथ होगी, राइट। और इसका पीई जो आज मार्केट 900 दे रहा है, डेफिनेटली वो जस्टिफाई होता है। और ईपीएस के ग्रोथ के साथ वो 900 का 400 होगा, 400 का 80 होगा और 50 होगा, जो कि नॉर्मल 5 इयर्स के टेन्योर में जाकर के 5 इयर्स के टाइम फ्रेम में इसका पीई जस्टिफाई होता है 900 का 50, अगर ईपीएस अच्छी ग्रोथ होगी जो प्रोजेक्टेड है। सो ये आज की समरी है पॉलिसी बाजार फिनटेक को लेकर के, राइट। बट मोर ओवर स्टॉक से ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। एक हाई पीई स्टॉक्स को इग्नोर नहीं करना होता, उसे पढ़ना होता है और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन देखिए, हाई पीई जस्टिफाई होता है, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद आपको हर क्वार्टर में उसके ईपीएस ग्रोथ को देखनी होगी। हर साल आपको इसको रिव्यू करना होगा, जितने टाइम लॉन्ग टर्म आप इसको इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हाई पीई स्टॉक्स का, तो इसी तरह से और भी कुछ कंपनियां हैं जो कि अभी हाई पीई पे ट्रेड कर रही हैं, और आप हाई पीई बोल बोल करके पब्लिक इस पे इन्वेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन वहीं पे बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ कंपनीज स्क्रीन पे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इन स्टॉक्स पे भी वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज करो कि इनमें से किसका मैं पीई लेवल पे एनालिसिस करके इसी तरह का एक वीडियो बनाऊं, हमें इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरे वीडियोस और मेरा अप्रोच समझ में आता है और अच्छा लगता है, और आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस और भी आने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।